ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस का मतलब होता है काल, एक तौर पे कह सकते हैं कि समय, ठीक है ना। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, ठीक है ना। पास्ट का मतलब भूतकाल होता है, पास्ट का मतलब भूतकाल होता है, ठीक है, मतलब जो बीत चुका है। और फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल, जो आने वाला है। फिर से एक बार समझ लीजिए, चलिए लिख के देख लेते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस मतलब होता है काल, काल मतलब होता है समय, कह सकते हैं, ठीक है। समय को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो जो चल रहा है ये, और एक जो बीत चुका है ना, और एक जो आने वाला है। चल रहा है जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं कोचिंग आता हूँ, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक, ये तो अभी चल रहा है। और जैसे कल की बात है, मैं कोचिंग आया था, मैंने इंग्लिश पढ़ा था, ऐसे होता है कि नहीं होता? कल की बात कर रहा है कि नहीं? तो और आगे जैसे आने वाले कल की बात करें कि मैं कल हिंदी पढ़ूंगा, मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा, मैं कल ढेर खाना खाऊंगा, समझ रहे हो कि नहीं? इस प्रकार से कुछ, तो ये भविष्य की बात है। जब होगा, होगी, होंगे आए तो भविष्य की बात, था, थी, थे आए तो जो पीछे बीत चुका है वो आएगा। और प्रेजेंट का मतलब है जो इस समय चल रहा है, तो वहां पर प्रेजेंट आएगा। तो देखते हैं क्या आता है। टेंस कितने प्रकार से होते हैं? 3। तो नंबर 1 पे आता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और नंबर 2 पे आता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और नंबर 3 पे आता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूत मतलब जो बीत चुका है। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, जो आने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, और ये हो गया टेंस के तीनों प्रकार हो गए। अब इनके भी 4 पार्ट सबके हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के और फ्यूचर के भी। प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इसी तरह पास्ट के भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और सेम तरीका फ्यूचर में भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखते हैं, इसको लिख के देख लेते हैं। एक लिखेंगे तो सेम टू सेम दूसरा और तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहली हेडिंग क्या डालते हैं? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस पहली हेडिंग है, ठीक है ना। तो इसको तुमको याद करना है, जब पूछा जाएगा कल की डेट में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के होते हैं ना। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं, इसके 4 भेद हैं। कितने? 4। इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और नंबर 2 पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और नंबर 3 पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोले जाओ ताकि तुमको पता चले, पढ़ने में आसानी रहे। और उसके बाद नंबर 4 पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये 4 प्रकार हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? 4। पूछा जाए कौन कौन से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर के भी 4 होंगे। किसके? फ्यूचर के भी, और पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। तो पास्ट टेंस से हेडिंग पड़ जाएगी पास्ट टेंस, तो पास्ट के भी 4 होंगे। इसके भी 4 भेद होते हैं, होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे पास्ट, हाँ, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और नंबर 2 पे आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और नंबर 3 पे आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, बोलते जाओ, बोलते बोलते याद हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 भेद हो गए। इसी तरह फ्यूचर के भी आएंगे। फ्यूचर के भी कितने भेद होते हैं, 4। हेडिंग पड़ेगी फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं, कितने, 4। ठीक है ना, तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया जाए इसके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और नंबर 2 पे आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और नंबर 3 पे आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 पे क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, ये 4 भेद हो गए, इसको नोट करिए। और अभी एक टेंस बता देते हैं, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है ना, तो इसको पूरा नोट करिएगा। एक जैसे है, सेम टू सेम, क्या है, प्रेजेंट की जगह पे पास्ट शामिल करना रहेगा और प्रेजेंट की ही जगह पे फ्यूचर, बाकी सारे वर्ड सेम है। ठीक है ना, इसको नोट करिए तब तक। तो चलिए अभी देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। पहले होता क्या है कि जब भी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है ना, और ये ता, ती, ते वर्ब में लगते हैं। किस में लगते हैं, वर्ब में। कहने का मतलब कह दिया जाए कि मैं घर जाता हूँ, वह स्कूल आती है, तुम खाना बनाते हो, वह रोज नहाता है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं, तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन मिल जाएंगे, तो वहां पर प्रयोग कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लिए कुछ बेसिक से रूल हैं, उस रूल के माध्यम से हम इसको पूरा समझते हैं। ठीक है, तो रूल को हम इकट्ठा देते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सबको इकट्ठा दे देते हैं, तो उसी आधार पर सब कुछ कर लेना। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं, कहाँ पर, वाक्यों के अंत में लगता है, ता है, ती है, ते हैं। तो ध्यान देना, ता है, ती है और ते हैं आदि कहाँ होता है, वाक्यों के अंत में होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में अब देख लेते हैं, इसका जो रूल है रूल के माध्यम से पूरा देख लेते हैं। तो रूल को हम ए से अफर्मेटिव दर्शा देते हैं, एन से निगेटिव और आई से इंट्रोगेटिव दर्शा देते हैं। ठीक है ना, तो इस रूल के माध्यम से हम इसको पूरा समझते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे अफर्मेटिव, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, पूरा लिख दिया जाए कि आधा इसमें हम पूरा लिख दे रहे हैं, आगे से हम सब्जेक्ट के तौर पे एसयू भी लिखेंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या लगे, वी फॉर वर्ब होता है तो पूरा लिख देते हैं, वर्ब में यस या ईएस। ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। निगेटिव में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ठीक है ना, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखने वाले हैं, डज या डू, सब्जेक्ट के बाद डज या डू, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH का प्रयोग करेंगे, WH फैमिली होती है ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, ये सब आते हैं WH के अंतर्गत आते हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम डज या डू का प्रयोग करेंगे, डज या डू। ध्यान देना, डज सिंगुलर के साथ लगेगा और डू प्लूरल के साथ। ठीक है ना, और उसके बाद हम प्रयोग करने वाले हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे तीनों रूल। जहां ना समझ में आए वहां पूछेगा सर जी ये कैसे आ गया, तो सब कुछ बता दिया जाएगा। ध्यान देना, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक नोट करके देख लेते हैं, नोट, और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे।
चलिए नोट में क्या है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, कौन सा, सिंगुलर होगा, तभी क्या लगेगा, वर्ब में यस या यस लगेगा, वर्ब में यस या यस लगेगा। कहाँ पर, अफर्मेटिव में, कहाँ पर, अफर्मेटिव में, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगेगा, प्लूरल के साथ ये दोनों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ अफर्मेटिव, क्योंकि निगेटिव में यस या यस नहीं है। अच्छा, निगेटिव में डज या डू है, क्या है, डज या डू है, तो ध्यान देना ये तुम्हारा सिंगुलर के साथ लगेगा और डू प्लूरल के साथ। सेम कंडीशन इसमें भी है, इंट्रोगेटिव में डज तुम्हारा सिंगुलर के साथ लगेगा और डू प्लूरल के साथ, ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल जानते हो ना, अभी कल भी बताया गया था। सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल होते हैं आई, वी, यू, दे, दीज, ये सब आते हैं प्लूरल के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, कह दिया जाए कि राम घर जाता है। राम घर जाता है तो इसका ट्रांसलेशन होगा, ध्यान देना, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा अक्सर करके पहला वर्ड होता है तो हो जाएगा राम, क्या लिखेंगे, और राम के बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो, लेकिन राम तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है ना। राम सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगेगा, तो गो के साथ ही यस लग जाए, क्या लगेगा, तो राम गोज, और गोज टू क्या लगा दोगे, मार्केट, ठीक है ना। मार्केट, घर जाता है, घर का होता है हाउस या होम कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक। आगे हम कह दिया जाए, दूसरा कह दिया जाता है कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। पहचान में देखिए क्या है, ता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, क्या होती है, आई के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, ध्यान देना, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, ईट, खाता की अंग्रेजी होती है ईट, और खाना मतलब भोजन, खाना मतलब क्या होता है, मैं भोजन करता हूँ। अच्छा, करता भी कर दिया जाए ना तो वहां पर करना की अंग्रेजी डू नहीं लगाओगे, करना की अंग्रेजी, या क्या, भोजन करने के, करने की मतलब खाने की बात कर रहा है, तब भी ईट का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। तो भोजन करना, भोजन लिख देंगे तो करना, तो खाना खाता हूँ या भोजन करता हूँ, तो ये खाना की अंग्रेजी क्या होती है, फूड, क्या होती है, और इस वाले खाना की अंग्रेजी, खाता की अंग्रेजी ईट, क्या होती है, आई ईट। और ध्यान देना, आई तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल, और प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस लगेगा नहीं, क्योंकि कह रहा है सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस लगेगा, ओनली सिंगुलर के साथ, यहाँ पर लिख देते हैं ओनली, ठीक है ना, ओनली सिंगुलर के साथ, अन्य किसी के साथ नहीं, ठीक है। तो आई ईट फूड, आई ईट, समझ में आया। चलिए, अच्छा निगेटिव भी देख लिया जाए, क्या कह दिया जाए, राहुल किताब नहीं पढ़ता है, राहुल किताब नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, राहुल की, तो ये हो जाएगा राहुल। अच्छा बताइए, राहुल सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो सिंगुलर का निगेटिव है, देखा, क्योंकि नहीं का प्रयोग है, किसका प्रयोग, तो नहीं का है तो हम निगेटिव का प्रयोग करेंगे, डज या डू के बाद नॉट लगाएंगे। तो आप बताइए, सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा कि डू, यहाँ पर राहुल के साथ क्या लगेगा, डज, तो राहुल डज, और डज के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, और नॉट के बाद वर्ब, वर्ब हमेशा लास्ट वाला होता है, वर्ब क्या, कौन सा होता है, लास्ट वाले में, किसकी अंग्रेजी, पढ़ना, पढ़ने की बात कर रहा है ना, तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, क्या होती है, रीड, और क्या रीड करने की बात कर रहा है, बुक, समझ में आया। चलिए और बता दिया जाए, चौथा देख लिया जाता है, कह दिया जाए कि तुम केले नहीं बेचते हो, तुम केले नहीं बेचते हो, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि निगेटिव है तो लिख देंगे क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या, तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू, और यू के बाद डज या डू, तो यू के साथ क्या लगता है, क्योंकि यू प्लूरल है और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्रयोग करेंगे, डू नॉट सेल, क्योंकि निगेटिव है ना, नॉट लगेगा, उसके बाद अब वर्ब है सेल, और ऑब्जेक्ट क्या बचा है, बनाना, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए बनाना, समझ में आया। चलिए, अच्छा इंट्रोगेटिव दे दिया जाए, क्या वे रोज यहाँ
आते हैं। क्या वे रोज यहाँ आते हैं? क्वेश्चन मार्क लगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो किसके जरिए पता चल रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्या के जरिए। जिसका आंसर तुम यस या नो में दे सकते हो, वहां पर WH फैमिली की स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी। बोले तो क्या तो WH फैमिली का मेंबर है, लेकिन इसका आंसर तुम यस या नो में दे सकते हो, इसलिए इसकी अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। ओनली रूल से काम चला जाएगा। जब भी क्या से शुरू है तो रूल तुम्हारा शुरू होगा डज या डू से। कहाँ से? अब बताइए तुम्हारा सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू लगता है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो अब बताइए जरा, सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे। क्या है? और वे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डज। किसका? डू का प्रयोग, क्योंकि वे तुम्हारा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम प्रयोग करेंगे डू, और डू के बाद हम दे की अंग्रेजी लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो डू और डू के बाद दे, और दे के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब। वर्ब कहाँ पर है? आने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? तो हो गया काम। कहाँ आने की बात कर रहा है? हेयर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कब? रोज। रोज की अंग्रेजी होती है डेली। क्या होती है? डेली आने के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। समझ में आया कि नहीं? अब कह दिया जाए कि छठवा, वह कितना खाना बनाता वह। अच्छा, मतलब खाने के दे दिया, वह कितना खाना खाता है तो तुरंत अंदाजा, पानी थोड़ा तो ना खाई, ढेरे खाइए, यही बात है। चलिए देखते हैं, वह कितना खाना बनाता है ना। पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है? किसके जरिए पता चल रहा है कि पूछा जा रहा है? कितना के जरिए। तो सबसे पहले है ना, क्या इसका आंसर तुम यस या नो में दे पाओगे? तो पूछा जाएगा ना, मतलब हाँ या नहीं में इसका जवाब दे पाओगे? नहीं। क्यों? वह कितना खाना बनाता है तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि एक कुकर खाना बनाता है, एक का है भगोला वगोला बनाता है, एक भगोला भगोला छोट बड़ा होता है ना, तो इस हिसाब से बनाओगे। 2 लोगों का खाना बनाते हैं, ऐसे बताओगे ना। तो मात्राएं क्या गिन के बताओगे? मात्राएं, इसकी मात्राएं नापी जाएंगी ना। तो जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, वहां पर किसका प्रयोग करोगे? हाउ मच। किसका? हाउ मच। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ मच के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं? यहाँ यही हो गया WH, हाउ मच। उसके बाद डज या डू, तो वहां के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज। और डज के बाद सब्जेक्ट, लड़का है कि लड़की, तो ही का प्रयोग कर दो। समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? बनाना की अंग्रेजी होती है कुक। क्या होती है? खाना बनाना की अंग्रेजी कुक होती है। ठीक है। और कुक हो गया, क्या बनाने की बात कर रहा है? फूड। भोजन, भोजन बना रहा है ना, तो फूड। समझ में आया कि नहीं? इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, और जो बच्चे नहीं आए हैं उनको कह दीजिएगा वीडियो के माध्यम से इसको देख के पूरा कंप्लीट करेंगे, साथ साथ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, और इसके बाद इसमें को होमवर्क दे देते हैं, इसको करके बताइएगा। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इसका ट्रांसलेशन तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन बताता है, जो पढ़ता होगा वही देखते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान देते हैं।